बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से सलाम। डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ हाजिर हैं। आज का जो मीटिंग है ये इंतहाई अहम है और बहुत सारी ऐसी मौजू है जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह टॉपिक करेंगे। वैसे आज का जो हमारा मीटिंग है आने वाले टेस्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है स्पेशली गायनी और ऑप्स के अंदर उस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर गायनी एंड ऑप्स, ठीक है जी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि गायनी एंड ऑप्स इसके ऊपर अगर आप लोग का कमांड होगा, इसके क्वेश्चंस आप लोग प्रॉपर तरीके से हल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एनआरई स्टेप 1 के एग्ज़ाम में गायनी ऑप्स में जो परफॉर्म करेगा उसके एग्ज़ाम पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आप लोगों को खुशखबरी देता हूँ और आप लोगों को दाद देता हूँ कि आप लोग जिस हिम्मत से मेहनत करके आ रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी दूर नहीं है और इंशाल्लाह आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे और इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आप लोग बिल्कुल फुल नंबर भी लेंगे। और आप लोगों ने जस्ट टेल टू द एंड मेहनत नहीं छोड़नी। देखिए कभी कभार इंसान को ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता और हम इंसान हैं, हम याद करेंगे फिर भूलेंगे फिर याद करेंगे फिर भूलेंगे, तो ये चीज़ें होती रहती है। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हो छोड़नी और अपने हौसले पे कायम रखना है अपने आप को और टेल टू द एंड मेहनत करनी है और अल्लाह से मांगना है कि इंशाल्लाह हमने पास होना है। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूँ आप लोगों को गायनी के अंदर जो टॉपिक्स है जो आप लोगों ने इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बताता हूँ कि गायनी है क्या। इट इज़ दी branch of medical sciences in which we study about the normal and diseases रिलेटेड टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नॉर्मल और इससे मुतालिक जितने भी रिलेटेड डिजीज़ है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी गायनी। तो चलिए आप लोग को मैं बताता हूँ ये टॉपिक अगर हो सके अपने पास नोट करें या स्क्रीनशॉट ले ले, कोई इशू नहीं है, स्क्रीनशॉट इज़ अलाउड हेयर। ये टॉपिक आप लोग ज़रूर करें और इंशाल्लाह इससे ही गायनी के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक फीमेल की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के थोड़े से जल्दी-जल्दी हिंट्स बताता हूँ कि इट इज़ अ मंथली साइकिल, अ रेगुलर साइकिल व्हिच देयर इज़ हार्मोनल चेंजेस अकरिंग इन अ फीमेल व्हेन द फीमेल पास मेनार्की एंड बिफोर मेनोपॉज। ये रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एक मंथली साइकिल है जो फीमेल के अंदर होती है। इसका एक फॉलिकुलर फेज़ होता है, एक ल्यूटियल फेज़ होता है, ठीक है जी। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोगों ने याद रखना है कि फॉलिकुलर फेज़ में कौन-कौन से हार्मोन हैं। ओवेरियन फेज़ भी कहलाता है, उसमें एफएसएच का काम क्या है? जो एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ऐसा हार्मोन जिसकी सर्च की वजह से ओव्यूलेशन इंड्यूस होती है, इसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। याद रखें द मोस्ट मैच्योर फॉलिकल व्हिच रिलीज ओवम दैट इज कॉल्ड ग्रेपियन फॉलिकल और आफ्टर द ग्रेपियन फॉलिकल जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कार्पस लूटियम कहा जाता है एंड दैट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को आने चाहिए और वो क्वेश्चन आप लोगों ने समझने हैं। इसमें जो फॉलिकुलर फेज होता है ओवेरियन फेज वो वेरिएबल होता है, ल्यूटियल फेज इज ऑलवेज फिक्स फेज। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल चेंजेस ये जरूर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम। अब इसके बाद आते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड द एमेनोरिया। एमेनोरिया आप लोग CK2 से पढ़े या आप लोग के पास कोई नोट्स है वहां से पढ़े, लेकिन एमेनोरिया इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट आर दी सिम्टम्स ऑफ मीनोपास। जो मीनोपास के सिम्टम है ये भी एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है जी। व्हाट इज एमेनोरिया? दैट इज द लैक ऑफ मेंसेस, दैट इज कॉल्ड एमेनोरिया। सिर्फ इतना याद रखें कि प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। अगर एक फीमेल है वो प्यूबर्टी में पहुंच चुकी है, उसकी मेनार्की हो चुकी है, बट इसका मतलब यह है कि एक फीमेल है उसकी मेनार्की हो चुकी है, उसकी एक न एक दिन मतलब उसकी मेंसेस आ चुकी है, बट उसके बाद किसी पैथोलॉजी की वजह से उसकी मेंसेस नहीं आ रही, तो उसको सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। बट ऐसी फीमेल जो फ्रॉम द टाइम ऑफ प्यूबर्टी उसकी मेंसेस है ही नहीं, तो उसको कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। तो ये डेफिनेशन जो है एट सेल्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं थोड़ा सा नॉलेज में ऐड करने के लिए दो बातें बता रहा हूँ कि ऐसी फीमेल जिसकी उम्र 14 साल की हो चुकी हो बट उसकी अभी तक मेंसेस नहीं आ रहे, बट उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है, जिस तरह ब्रेस्ट बर्ड अपेयर होना, प्यूबिक हेयर अपेयर होना,
तो lack of menses up to 14 year of life without any secondary sexual characteristic, वो प्राइमरी एमिनोरिया है। बट जिस फीमेल में मेंसेस नहीं आ रही उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है, तो उनको हम कम से कम 16 ईयर तक वेट करते हैं। ये एक अलग थ्योरी है, बट आप लोग के पास जो नोट्स पड़े हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमिनोरिया, इसके काज में टर्नर सिंड्रोम, इसके काज में कालमैन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एनोमलीज, मुलेरियन डक्ट एजिनेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसके काजेज जरूर पड़े। मीनोपाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीनोपाज क्या है। इट इज द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंसेस अकॉर्डिंग टू द एज। और इसकी जो 10 टीचर्स की बुक में अगर आप गायनी के अंदर जाएंगे या CK2 में देखेंगे तो राउंड अबाउट इसकी जो एवरेज एज होती है वो 51 ईयर होती है। ठीक है, सो मीनोपाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता हूँ, दैट इज AUB, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में दो चीज़ आप लोग को मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्विकली आप लोग का माइंड बना रहा हूँ कि इसके अंदर क्या करना है। दिस इज दी यूटरस, ये यूटरस है। यूटरस में यहाँ पे देखिए दिस इज दी सर्वाइकल एरिया एंड दैट इज दी बर्थ कैनाल, जिसको हम वजाइना कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि यूटरस में अगर आप लोग देखें देर आर डिफरेंट 3 लेयर्स, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट 3 लेयर्स होते हैं। अब इन 3 लेयर्स की अगर हम बात करें, ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। सो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इन अ फीमेल इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो अगर आप लोग क्विकली अपने साथ रिवाइज करें, बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम है, फिर मिडल में मायोमेट्रियम, और सबसे जो अंदर वाली साइड पे है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। ठीक है जी, सो मेट्रियम इज द वर्ड सर यूज। एंडोमेट्रियम और ये जो बाहर वाली लेयर है इसकी बीच वाली लेयर को क्या कहेंगे? ओके, मिड मिड लेयर को क्या कहेंगे? मायोमेट्रियम। ठीक है जी, जो मिडल लेयर है इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, क्योंकि वो मसल से बना होता है, स्मूथ मसल, तो उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है जी, अब देखें गौर से सुने, अगर ये लेयर जो एंडोमेट्रियम है, अगर इसके टिश्यूज एबनॉर्मली जाकर किसके साथ इन्वेट कर जाए, मायोमेट्रियम। अब ये एबनॉर्मेलिटी है क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा भाई, क्योंकि आप लोग को पता है इसका एक बेसल लेयर होता है, एक फंक्शनल लेयर होता है, लेकिन हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। बट आप लोग का माइंड बना रहा हूँ कि स्टडी आसान कैसे बनानी है। तो अगर एंडोमेट्रियम ये एबनॉर्मली जाकर मायोमेट्रियम में इन्वेट करे, तो ऐसे एनॉमली को हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस। लेकिन अगर ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी जो टिश्यूज है, ये जाके पूरे यूट्रस से बाहर निकले, एब्डोमेन में जाए या ओवरी में जाए, तो व्हेन एंडोमेट्रियल टिश्यू crosses all the layers of uterus, and when the endometrial tissue goes outside the uterus, अगर ये यूट्रस के बाहर चली जाए, एब्डोमेन में या इवन ऊपर तक पहुंच जाए, तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस के अंदर अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरी तक पहुंच जाए तो उसमें चॉकलेट सिस्ट भी बनता है। ठीक है जी, तो एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस, दीज आर द टू लीडिंग काजेज which lead to abnormal uterine bleeding। abnormal uterine bleeding को DUB, dysfunctional uterine bleeding भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने समझने हैं कि abnormal uterine bleeding में अगर आप USMLE स्टेप 2C के बुक उठाएं तो उसके अंदर एडिनोमायोसिस वर्सेस एंडोमेट्रियोसिस, इसके ऊपर पूरा एक उन लोगों ने कॉलम शेयर किया है, वो जरूर करें, हेल्प यू अलॉट इन द एग्जाम। मैं लिख के देता हूँ, NRE स्टेप 1 में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें यंग फीमेल होगी, ओबीस फीमेल होगी विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, और जब हम उसकी ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं ओवरीज के अंदर, तो उसमें मल्टीपल सिस्ट होते हैं। इस तरह सिस्ट का मतलब होता है कि अ फ्लूइड फिल्ड सेक्स, और इसमें जो सिस्ट की तादाद है वो कहते हैं गायनी वाले कि यूजुअली 8 से ज्यादा होती है। एंड दी सिस्ट इन द ओवरी अरेंज इन इस तरह ये फैशन में, इसको पर्ल नेकलेस अपीयरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो पीसीओएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद है इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी से मुराद क्या है, व्हाट इज इनफर्टिलिटी। चलिए जी, आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूँ, एनीवन कैन डिफाइन इनफर्टिलिटी है। शाबाश, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है, क्विकली बताए, कोई भी बंदा अगर बता सकता है बताए। unprotected sexual intercourse more than हाँ one जी, एनीवन। lack of Sir, fertilization after not volatility. ओके, after 1 Definitely, yes, don't be year big of idea to share key.
ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, आप लोगों का आंसर मेरे पास आ गया है। बट इनफर्टिलिटी को हम, Bata nom desa de. इनफर्टिलिटी को हम Unprotected for more than 3 years. ठीक है, इनफर्टिलिटी को हम ज्यादा लोग गलत डिफाइन करते हैं। इनफर्टिलिटी अगर आप लोग सर मैं करना चाहूंगा, तो कीर बोल रहा हूँ। स्टैंडर्ड बुक में अगर आप लोग जाएंगे और आप लोग CK2 बुक में जाएंगे तो वहां पे लिखा है कि इनफर्टिलिटी के लिए दो शराइत है। अब गौर से सुने, जो डेफिनेशन समझा वो चैट में फिर यस लिखे या रिव्यू के लिहाज से थैंक यू कहे, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि इनफर्टिलिटी में नंबर 1, देयर विल बी अ रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन कपल्स दैट शुड बी अनप्रोटेक्टेड। अब अनप्रोटेक्टेड से मुराद ये है कि वो कंसीव या प्रेगनेंसी चाहते हैं बट वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, मतलब कोई बैरियर मेथड, कंडोम्स वगैरह या IUCD ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं। तो अगर दो कपल्स है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे रेगुलर बेसिस के ऊपर और उस पर 1 साल का टाइम गुजर जाए, 1 ईयर का टाइम गुजर जाए, बट उसके बावजूद में फीमेल कंसीव ना करे, प्रेगनेंसी अचीव ना करे, तो उस केस को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो अगर किसी को समझ आ चुकी है वो चैट में यस लिख सकते हैं, थैंक यू लिख सकते हैं कि व्हेन बोथ कपल डूइंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अनप्रोटेक्टेड and if the time is more than 1 year or 12 months but still the female cannot conceive, the condition is called of infertility। अब इनफर्टिलिटी के यस सर, थैंक यू सर, थैंक टाइप्स यू, हैं। समझ आ इनका एक एक इसका टाइप प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, एक सेकेंडरी है। तो जब आप लोग उधर एग्जाम में बैठे होते हैं तो गौर से देखें कि अगर एक फीमेल है वो जब से प्रेगनेंसी चाहती है और उसी टाइम से वो कभी भी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, मतलब वो इनफर्टिलिटी जिसमें एक ही दफा भी फीमेल की प्रेगनेंसी नहीं ठहरी हो जब से वो ट्राई कर रही है, तो दैट विल बी प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और अगर एक फीमेल है उसकी पहले से एक प्रेगनेंसी हो चुकी थी, भले वो प्रेगनेंसी 9 महीने चले या ना चले, वो एबॉर्शन में कन्वर्ट हो, स्टिल बर्थ में हो या बच्चा हो, लेकिन एक न एक दिन उसकी B-type CG पॉजिटिव आई थी, प्रेगनेंसी ठहरी थी, लेकिन उसके बाद वो कब से ट्राई कर रही है बट उसकी मतलब जो फर्टिलिटी है वो अचीव नहीं हो रही, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। Scandal. एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद है वेजिनेटस। वेजिनेटस वो कंडीशन है जी इसमें सर देखिए, सर 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 अगर कार्टेजिनस सिंड्रोम हो फिर। ओके देखिए, वो क्रोमोसोमल एनोमली जो कार्टागिनर सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है, कार्टागिनर सिंड्रोम के अंदर ट्राइएड होता है, उसमें सिलिया डिसफंक्शन होती है, सिलियरी डिस्काइनेसिया होता है, जिसमें डेक्स्ट्रोकार्डिया, ब्रोंकी एक्टेसिस, साइनोसाइटस होता है। तो उसमें अगर मेल है तो उसमें भी इनफर्टिलिटी होती है, फीमेल में भी होती है, लेकिन कार्टागिनर सिंड्रोम जिन लोगों को होता है 100% श्योरिटी नहीं है कि उनको इनफर्टिलिटी ही हो। लेकिन अगर कार्टागिनर सिंड्रोम का मरीज है और वो टाइम ऑफ प्यूबर्टी से या टाइम ऑफ जो कपल है वो प्रेगनेंसी अचीव करना चाहते हैं, बट भले उसको कार्टागिनर सिंड्रोम हो या ना हो या कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी हो या ना हो, लेकिन वो कभी प्रेग्नेंट हुई नहीं है, तो दैट विल बी इनफर्टिलिटी। बट अगर कार्टागिनर सिंड्रोम की वजह से सीलिया डिस्काइनेसिया इज द काज ऑफ इनफर्टिलिटी फ्रॉम द टाइम ऑफ दे आर ट्राइंग टू कंसीव, मतलब जब से वो प्रेग्नेंट चाहती है फीमेल, कपल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करे but still they cannot conceive after 1 year, and gynecologists say the cause of infertility is Carter-Giner syndrome, और कभी वो प्रेग्नेंट हुई नहीं है, इन दैट केस इसमें भी कॉज ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो वो हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि ये फीमेल पहले से एक प्रेगनेंसी से गुजरी है या नहीं गुजरी है। ठीक है जी, सो दैट इज द डेफिनेशन यू मस्ट नो अबाउट इट। जिस तरह टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम मोस्ट लाइकली ये मतलब प्राइमरी एमेनूरिया, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि उसमें स्ट्रीप ओवरीज होती है, शॉर्ट हाइटेड फीमेल होती है, विप नेक होती है, तो वो ज्यादातर प्राइमरी इनफर्टिलिटी की तरफ जाती है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद आते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस लाइक ट्राइकोमोनास वेजिनेलस, और इसमें ईस्ट इन्फेक्शन है, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, ये भी याद रखना है। टॉक्सिक ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें इन्फेक्शन कौन सी होती है, कौन सी बैक्टीरिया होती है, ये जरूर करें। पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स, POP, पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स के अंदर अगर पेल्विक आर्गन इस पे ऊपर से प्रेशर बढ़ जाए, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से अगर पेल्विक आर्गन मिसप्लेस होती है, दैट इज पेल्विक आर्गन प्रोलैप्स, कॉमनली यूट्रस होता है। अब देखिए अगर हम 9th नंबर, दैट इज कॉल्ड दी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब यहाँ पे दो चीजें गौर से सुने, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन जो लोग ये दो डेफिनेशन समझे
तो फिर बाद में चैट के अंदर यस सर या थैंक यू या यस लेके, ताकि मुझे पता हो तो हम आगे चले। अगर एक पेशेंट है वो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, मतलब उससे यूरिन के कतरे जा रहे बट पेशेंट कांट एबल टू होल्ड यूरिन फॉर लॉन्गर, वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, समझ गए? इसका मतलब कैन नॉट होल्ड यूरिन फॉर लॉन्गर, दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। लेकिन ऐसे लोग जो यूरिन पास नहीं कर सकते, वो चाहते हैं बट दे कांट, दैट इज यूरिनरी रिटेंशन। जिस तरह बीपीएच का पेशेंट है या न्यूरोजेनिक ब्लैडर का पेशेंट है जिसका डिट्रूसर मसल वीक है, ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो यूरिन चाहते हुए पास ना करना वो यूरिनरी रिटेंशन है। बट अगर वो ना चाहते हुए उससे यूरिन के कतरे जा रहे हैं, वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। तो ये आप लोगों को समझ आ गई, यूरिनरी अर्जेंसी भी कहते हैं। अब जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है इसके फिर टाइप्स है, लाइक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस है। तो प्लीज आप लोगों को अगर गायनी के अंदर आएगी तो दैट विल बी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। कौन सी आएगी? स्ट्रेस। चलिए जी मैं बताता हूँ, प्लीज चैट में मुझे आप लोग 72 लोग हैं, क्विकली यस नो बताए कि अगर आप लोगों को समझ आ गई तो फिर यस बता दे ताकि हम आगे निकले। अगर एक फीमेल है उसकी एज 40 है, तो इसका मतलब यह है कि जितना हम एज बढ़ाते जाएंगे एडवांस की तरफ जाएंगे तो फिर क्या होगा? 40 ईयर एज फीमेल के अंदर अगर एग्जाम के अंदर आता है, उससे जनाब इनकॉन्टिनेंस होता है लाफिंग के दौरान, स्नीजिंग के दौरान, कॉन्स्टिपेशन के दौरान, और वो मल्टीपेरस है। तो मल्टीपेरस से मुराद यहाँ पे होता है कि वो फीमेल जिसके मल्टीपल मतलब बच्चे हो, तो वो जिंदगी में मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसी से गुजर चुकी होती है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर एक फीमेल है उसकी मल्टीपल टाइम प्रेगनेंसीज भी हुई है और उसकी एज भी बढ़ती जा रही है, तो उसकी पेल्विक मसल जो लेविटर एनाई मसल है वो वीक होता है, तो उस पर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने से उससे यूरिन की ड्रिबलिंग होगी, एंड दैट इज नोन एज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ये क्या है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसमें कीगल एक्सरसाइज वगैरह वो आप लोगों ने फिर बाद में याद रखने हैं। इसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि इसमें जो और क्वेश्चन है, गायनाकोलॉजिकल कैंसर। गायनाकोलॉजिकल कैंसर में रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कॉमन कैंसर इज सर्वाइकल कैंसर, और आफ्टर द मेनोपॉज एंडोमेट्रियल कैंसर, और वो कैंसर जिसके साथ CA125 है ओवेरियन कैंसर, और मोस्ट कॉमन गायनाकोलॉजिकल कैंसर विच हैज मोर मोर्टेलिटी रेशो, वो ओवेरियन कैंसर है, क्योंकि यह डायग्नोज लेट होता है, इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होती, तो इससे मोर्टेलिटी की रेशो ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 1618 है, ये सर्वाइकल कार्सिनोमा कराता है। और सर्वाइकल कार्सिनोमा में क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हम सर्वाइकल कार्सिनोमा में इस्तेमाल करते हैं, वो पेप स्मेयर टेस्ट होता है, ठीक है जी। और सर्वाइकल कार्सिनोमा इसकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो कोल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी होता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आखिर में कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ये आप लोगों ने जरूर करके जाना है। कंट्रासेप्टिव मेथड आस्क मल्टीपल टाइम, हार्मोनल मेथड्स क्या है, डिवाइसेस मेथड क्या है, बैरियर मेथड क्या है, और सर्जिकल मेथड क्या है। अब इसके बाद आते हैं ऑप्स की तरफ, कि ऑप्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को आना चाहिए। दैट इज दी चेंजेस इन प्रेगनेंसी, ट्राइमेस्टर के मुताबिक जो है कौन कौन सी चेंजेस है, सीवीएस पे क्या असर पड़ता है, बीपी क्या असर पड़ता है, हार्ट रेट पे क्या असर पड़ता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड बॉडी वॉल्यूम क्यों बढ़ता है। फिर यहाँ पे देखिए डीबीटी इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जब हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन होता है, फ्लूइड रिटेंशन होती है, तो डीबीटी डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्यों होता है। प्री नेटल टेस्टिंग मतलब यह है कि डिलीवरी से पहले जो एंटीनेटल चेकअप होती है उसमें क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट, एमनियोसिंथेसिस, कोरियोनिक वेलस सैंपलिंग, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन आता है कि माँ को मतलब क्विकनिंग कब फील होती है। ये क्वेश्चन मैंने पीएमडीसी और नम्स के पेपर में बार बार देखा है। तो याद रखें, जब प्रेगनेंसी का तकरीबन तकरीबन 16 से 18 हफ्ते हो जाते हैं, तकरीबन 4 महीने, फिर माँ को बच्चे की जो लिम्ब मूवमेंट है वो फील होती है, एंड द लिम्स मूवमेंट ऑफ द फीटस दैट इज फेल्ट बाय द मदर, दैट इज कॉल्ड क्विकनिंग। तो अब आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बट अभी टाइम कम है, ताकि आप लोग एटलीस्ट टॉपिक कर ले, और किसी का कोई क्वेश्चन है वो मुझे इनबॉक्स में बता दें, मैं उनको पर्सनली टाइम दे के इंशाल्लाह हल करूंगा। क्योंकि आप लोग का राइट है, आप लोग अगर हमारी वजह से इंशाल्लाह पास होते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी होगी। और इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि आप लोग मुझे इंशाल्लाह कॉल करेंगे कि सर अल्लाह पाक आपको और हिम्मत दे और अल्लाह पाक हमें मजीद कामयाब करे। मैं अल्लाह की वजह से और आपकी गाइडेंस की वजह से माशाल्लाह पास हो गया, ठीक है। सो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी।
फिर इसके बाद एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी वो ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब है, एम्पुलरी एरिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है RH इम्यूनाइजेशन, आइसो इम्यूनाइजेशन, इसमें जो RH इनकम्पेटिबिलिटी है वो जरूर देखें। फिर इसके बाद मोलर प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। थोड़ा सा इसके ऊपर देखें, आप लोग को मैं बात बताता हूँ कि यहाँ पे दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज द यूटरस, ये यूटरस है एंड दैट इज द वेजाइनल कैनाल, और यहाँ पे फिलोपियन ट्यूब है। फिलोपियन ट्यूब के अंदर मैं आप लोग को जस्ट सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जब ओवम और स्पर्म सेल आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट बनता है। स्पर्म सेल इज हैप्लॉइड एंड ओवम इज हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड, ये टू एन होता है। सो व्हाट इज जाइगोट, इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ मेल स्पर्म विद फीमेल ओवम। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें चेंजेस आती, क्लीवेज आता है। फिर कह रहा हूँ बाद में ऐसा ना कहना कि सर ने ये छोड़ा, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इन अ प्रॉपर डिटेल, इट विल टेक मोर टाइम कि इसमें मुरूला क्या है, क्लीवेज क्या है, वो सारी चीज छोड़ें। जहाँ पे तकरीबन फर्टिलाइजेशन के 8 से लेकर 13 दिन बाद ये जो स्ट्रक्चर पहुंचता है ना, तो वो हमें इस तरह कुछ नजर आता है। सिंपल अगर मैं इसको लिखूं, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास कुछ सेल्स जो है वो बाहर की तरफ होते हैं। ये जो सेल्स होते हैं ना, ये याद रखने वाली है, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। इसको क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। अब ये जो ट्रोपोब्लास्ट है इसके फिर मजीद सिंसीशोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट, और ये जो होते हैं दैट इज कॉल्ड दी इनर सेल मास। अब ये सेल अंदर की तरफ है तो इसको हम इनर सेल मास कहते हैं। अब सवाल ये है कि जब आप लोग बताएं, अब इसको हम ओवरऑल ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। सो व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट attaches to the endometrium in the upper part of the uterus, this process is called implantation। तो हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन नॉर्मल एम्पुला में होता है, इम्प्लांटेशन यूटरस के अंदर होता है। अब मुझे आप लोग ये समझाए कि जो ट्रोपोब्लास्ट है ये जब यूटरस के लेयर के साथ टच करेगी तो ये फ्यूचर में किस चीज में कन्वर्ट करेगी, प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटल टिश्यू बनाएगी, प्लेसेंटा। और आप लोगों को पता है ये जो इनर सेल मास है ये फ्यूचर में एम्ब्रियो बनेगी, ये मतलब एम्ब्रियो ब्लास्ट है, ये एम्ब्रियो बनाएगी। तो कभी कभार और से सुनेंगे तो मजा आएगा कि अगर ऐसी एबनॉर्मेलिटी जिसमें ब्लास्टोसिस्ट के अंदर इनर सेल मास जो है वो ना डेवलप हो जाए, सिर्फ ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू प्रोलिफरेट करे, तो ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू इतना प्रोलिफरेट करेगी कि यूट्रस जो है प्रेगनेंसी टाइम से पहले पहले वो इंक्रीज हमें फील होता जाएगा ऑन एग्जामिनेशन। इसको कहते हैं यूट्रस इज लार्ज फॉर द डेट, कि जो रिक्वायर्ड डेट है उसके मुताबिक यूट्रस क्या है, इन लार्ज है, और सिर्फ ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू प्रोलिफरेट कर चुकी है, मतलब एम्ब्रियो जो है वो नहीं बनी है। तो ऐसा एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जिसमें ट्रोपोब्लास्ट जो है सिर्फ प्रोलिफरेट करे बट इनर सेल मास प्रॉपर प्रोलिफरेट ना करे, तो ऐसी प्रेगनेंसी को हम मोलर प्रेगनेंसी कहते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी के अंदर जो ट्रोपोब्लास्ट है उसकी ओवर प्रोलिफरेशन होती है, इसलिए बुक के अंदर इसको हम ट्रोपोब्लास्टिक टिश्यू डिजीज भी कहते हैं। इसमें फिर एक पार्शल मोल है, कंप्लीट मोल है, उसकी कैरियोटाइपिंग क्या है वो सारा का सारा आप लोग फिर देखे। मैंने जस्ट हिंट्स दिया, अगर आप लोग इसको समझ चुके हैं तो आप लोग यस कर दे। और ट्रोपोब्लास्ट जितना ज्यादा होगा प्लेसेंटल टिश्यू ज्यादा बनेगी, और प्लेसेंटल टिश्यू सीक्रेट व्हाट आंसर इज बीटा HCG, और बीटा HCG इन लोगों में बहुत ज्यादा। तो ऐसा कंडीशन जिसमें बीटा HCG देन द नॉर्मल डबल से भी ज्यादा हो, यूट्रस इज enlarged देन द रिक्वायर्ड डेट बट स्टिल देयर इज नो फीटस, दैट इज कॉल्ड मोलर प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आता है 6 नंबर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नोन एज एंटीपार्टम हीमरेज। कि व्हाट इज एंटीपार्टम हीमरेज, एंटीपार्टम हीमरेज में आप लोगों ने दो चीजें यहाँ से क्लियर करनी है क्विकली। आप लोग को मैं दो चीजें बता रहा हूँ कि एक्चुअली प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा इज अ फीटो मेटर्नल स्ट्रक्चर जिसके जरिए माँ से इसेंशियल प्रोडक्ट बच्चे को जाती है और नॉन इसेंशियल बच्चे से माँ को आती है। और से सुने, दिस इज द यूट्रस। अगर यहाँ पे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, शाबाश, आप लोग चैट में बताएं कि अपर पार्ट में प्लेसेंटा बनना ठीक है कि गलत है। अगर ठीक है तो यस कर दे, गलत है तो नो कर दे। बट प्लेसेंटा हैज टू बी फॉर्म इन द अपर पार्ट ऑफ द यूटरस। और अगर यह प्लेसेंटा यहाँ पे बना है लोअर पार्ट में, अब मुझे ये बताए शाबाश, अगर ये प्लेसेंटा अब जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी पैदाइश के बाद प्लेसेंटा को रिमूव करना है। बट अगर अभी तक बच्चा पैदा हुआ नहीं है बट यहाँ से प्लेसेंटा क्या हो जाए, डिटेच हो जाए, सो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम एंडोमेट्रियम
स्काल्डो एब्रप्शियो प्लेसेंटे, इसका नाम क्या है? एब्रप्शियो। इसका मतलब यह है कि प्लेसेंटा नॉर्मल टाइम से पहले सेपरेट हो चुकी है, और ये जो प्लेसेंटा है ये सेपरेट नहीं होता, लेकिन ये अपर पार्ट की बजाय ये लोअर पार्ट में है, तो इसको पोजिशनल डिफेक्ट कहते हैं कि इसका पोजीशन गलत है। तो पी पार पोजीशन, पी पार पी, दैट इज प्रीविया, प्लेसेंटा प्रीविया। तो ए फॉर अटैचमेंट इशू, कि प्लेसेंटा की अटैचमेंट नॉर्मल टाइम से पहले हुई है। पी पार पोजीशन, प्रीविया के अंदर पोजीशन का इशू होता है। फिर इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेराटोलॉजी, कि कौन से ड्रग है जो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते और इसका बच्चे के ऊपर क्या असर होता है, दैट इज टेराटोलॉजी। इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन, इंडिकेशन ऑफ सी सेक्शन ये आप लोगों ने जरूर करना है, शोल्डर डिस्टोशिया इसके साथ। और वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट इग्नोर दिस टॉपिक, पीपीएच, पोस्टपार्टम हिमोरेज। तो पोस्टपार्टम हिमोरेज के अंदर यूट्राइन एटोनी, रिटेन प्लेसेंटल टिश्यू एंड ट्रोमा टू जेनिटल ट्रैक्ट, ये ऐसे क्वेश्चन है कि ये कभी भी जब आप लोग एग्जाम में बैठते हैं ये मिस नहीं होते। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन? एबॉर्शन मीन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक, और इसके टाइप्स है इनएविटेबल, मिस्ड एबॉर्शन, इनकम्प्लीट एंड सेप्टिक एबॉर्शन। तो भाई मेरे ख्याल में मज़ा बहुत आया होगा इस आधे घंटे में, जस्ट फॉर अ रिव्यू। अगर आप लोग खुश है तो